आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के फेडरल बोर्ड क्लास 12 के पास्ट पेपर 2019 को। यहाँ पर केमिस्ट्री के पेपर के सेक्शन डी को हम देख रहे हैं जो कि 26 मार्क्स का है, और यहाँ पर एक नोट है, अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, और 2 मल्टीप्लाई बाय 13 किया हुआ है। हर एक सवाल के 13 मार्क्स हैं, 2 सवाल हल करने हैं, लेकिन यहाँ पर हम तीनों के तीनों सवाल हल करेंगे आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका ए पार्ट हम देख रहे हैं। Write the behavior of hexa aqua copper 2 ions with hydroxide ions, ammonia solution, carbonate ions। तो इन तीनों के साथ जो है इसका रिएक्शन बताना है या बिहेवियर बताना है। तो सबसे पहले हम हेडिंग दे रहे हैं रिएक्शन ऑफ हेक्सा एक्वा कॉपर 2 आयन विद हाइड्रोक्साइड आयंस। कीमियाई तामुल दिखाने जा रहे हैं हम हेक्सा एक्वा कॉपर 2 आयन का हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ। Hydroxide ion remove hydrogen ions from the water ligands attached to copper ion. Once a hydrogen ion has been removed from two of the water molecules, a complex is formed with no charge, a neutral complex. This is insoluble in water and a precipitate is formed. हाइड्रोक्साइड आयन क्या करता है, अलहदा कर देता है हाइड्रोजन आयन को पानी में से, जो कि लिगेंड के तौर पे जुड़ा हुआ है कॉपर आयन के साथ। और एक दफ़ा जब हाइड्रोजन आयन अलहदा होना शुरू हो जाते हैं दो वाटर मॉलिक्यूल्स में से, तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, और ये इनसॉलेबल होता है, पानी में हल पजीर नहीं होता है, और प्रेसिपिटेट्स बनाता है, सॉलिड फॉर्म तकरीबन यहाँ मौजूद हो जाता है। तो यहाँ पर हमने इसकी इक्वेशन लिख दी है, और यहाँ पर इसके टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने इसकी फॉर्मेशन दिखा दी है। रिएक्शन ऑफ हेक्सा एक्वा कॉपर 2 आयन विद अमोनिया को डिस्कस करते हैं। तो हेक्सा एक्वा कॉपर 2 आयन का कीमियाई तामुल बताना है अमोनिया के साथ। अमोनिया इन दिस रिएक्शन एक्ट एज बोथ एज अ बेस एंड एज अ लीगेंड। With a small amount of ammonia, hydrogen ions are pulled off the hexa-aqua ion exactly as in the hydroxide ion case to give the same neutral complex. This is insoluble and precipitates are formed. अमोनिया दो तरह से यहाँ पर जो है वो काम कर रहा है, एक बेस के तौर पे भी और लीगेंड के तौर पे भी। अगर इसकी थोड़ी सी अमाउंट हम डालते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन को हेक्सा एक्वा आयन में से निकाल बाहर करता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हाइड्रोक्साइड आयन के केस में एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बनते हुए किया था, और ये भी इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनती है। और यहाँ पर हम इसकी इक्वेशन देख रहे हैं। द प्रेसिपिटेट्स डिसॉल्व by adding an excess of ammonia. The NH3 replaces water as a ligand to give tetraamine diaqua copper 2 ions. 4 water of the 6 water molecules are replaced. अगर ज़्यादा मिकदार में हम अमोनिया ऐड करते हैं तो ये प्रेसिपिटेट्स को डिसॉल्व कर देता है, और क्या बनाता है, टेट्राअमीन डाई एक्वा कॉपर 2 आयंस को बनाता है, और 6 में से 4 वाटर मॉलिक्यूल जो है रह जाते हैं, और उसके बाद एक्सेस ऑफ अमोनिया जो है वो उनको भी रिप्लेस कर देता है, और 2 वाटर मॉलिक्यूल रह जाते हैं, और एक हम देख रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स सा बन गया है जिसके ऊपर 2+ पॉजिटिव चार्ज हम देख रहे हैं, और ये डीप ब्लू सोल्यूशन देता है। इसके बाद है रिएक्शन ऑफ हेक्सा एक्वा कॉपर 2 आयन विद कार्बोनेट आयंस। इसमें क्या होता है, द प्रेसिपिटेट्स ऑफ कॉपर 2 कार्बोनेट आर ऑब्टेन्ड व्हेन हेक्सा एक्वा कॉपर आयन रिएक्टेड विद दीज आयंस। तो असल में क्या होता है, इक्वेशन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉपर आयन जो है वो कार्बोनेट आयन के साथ इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं, और एक ब्लू कलर का कंपाउंड बनता है कॉपर कार्बोनेट का, और यहाँ पर हम देख रहे हैं ब्लू कलर का सोल्यूशन था, और इस तरह से कार्बोनेट आयन के साथ जब इन्होंने रिएक्ट किया है तो ब्लू प्रेसिपिटेट्स इस टेस्ट ट्यूब के अंदर बन जाएंगे। इसी का हम बी पार्ट देखते हैं। डिफाइन द टर्म स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑल्सो डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ एटॉमिक इमिशन एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की सबसे पहले हमने यहाँ हेडिंग दे दी है जवाब में। Spectroscopy involved using instruments to examine the radiation emitted or absorbed
यानी रेडिएशंस जो हैं या तो इमिट होंगी या एब्जॉर्ब होंगी बाय केमिकल्स गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी, हम कहते हैं, कुछ टेक्निक्स पे मुश्तमिल होती है कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करती है ताकि जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है या निकल रही है केमिकल्स की तरफ से, और वो मालूमात फराहम करती है उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का यहाँ प्रिंसिपल लिख दिया है। एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी AES is a method of a chemical analysis that uses the intensity of light emitted from a flame or plasma, arc or spark at a particular wavelength to determine the quantity of an element in a sample। तो एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ख़ास किस्म का मेथड है जो केमिकल्स का मुतालिया करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये इस्तेमाल करता है रोशनी की, लाइट की ख़ास किस्म की इंटेंसिटी को जो कि एक शोले से या प्लाज्मा या आर्क या स्पार्क में से आ रही हो और ख़ास किस्म की उसकी वेवलेंथ हो, और ख़ास किस्म के एलिमेंट को सैम्पल के अंदर से उसकी मकदार के मुताबिक मवाजना करने के लिए या उसका मुतालिया करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। The wavelength of the atomic spectral line in the emission spectrum gives the identity of element, while the intensity of the emitted light is proportional to the number of atoms of the element. The sample may be excited by various methods. तो वेवलेंथ जो एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइन की ख़ास किस्म की होती है एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर, वो पहचान फराहम करती है उस ख़ास किस्म के एलिमेंट की, और उसकी कमी या ज़्यादती जो है जो इमिटेड लाइट की हो रही है वो मुमासल होती है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट के अंदर कितने एटम्स मौजूद हैं उससे ताल्लुक़ रखती है। और उस सैम्पल को बहुत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है एक्साइट किया जा सकता है, यानी कि उसको हाई एनर्जी दी जा सकती है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसके बारे में हम देखते हैं द टेक्निक यूजेस बेसिकली द प्रिंसिपल दैट फ्री एटम्स गैस जनरेटेड इन एन एटमाइजर कैन एब्जॉर्ब रेडिएशन एट स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का वर्ड बता रहा है कि ख़ास किस्म की टेक्निक है जो क्या करती है, फ्री एटम्स जो जनरेट होते हैं एटमाइजर के अंदर वो एब्जॉर्ब करते हैं उन ख़ास फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस को। Atomic absorption spectroscopy quantifies the absorption of ground state atoms in the gaseous state. The technique makes use of the wavelength of light specifically absorbed by an element. They correspond to the energies needed to promote electrons from one energy level to another higher energy level. तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या करती है, वो मालूमात फराहम करती है जब ग्राउंड स्टेट में एटम मौजूद होते हैं और गैसियस स्टेट में होते हैं, और वो कितनी मकदार में एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और ये टेक्निक इस्तेमाल करती है ख़ास किस्म की वेवलेंथ ऑफ लाइट को जो कि ख़ास तौर पे एब्जॉर्ब होती हैं या जज्ब हो जाती हैं किसी भी ख़ास एलिमेंट के अंदर। और ये एनर्जीज, ये तवानाई जो है वो चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन्स को कि वो जाएं एक छोटे लेवल या एक एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी या ज़्यादा तवानाई वाले एनर्जी लेवल की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है जिसका फर्स्ट पार्ट 6 मार्क्स का था और सेकंड पार्ट 7 मार्क्स का था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 का ए पार्ट है हाउ वुड एसीटोन रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग, गिव रिएक्शंस विद मैकेनिज्म। तो 3+3 मार्क्स का है। इसका फर्स्ट पार्ट है 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन इन एसिडिक मीडियम, इसको रिएक्ट करवाना है एसीटोन के साथ। तो मैकेनिज्म यहाँ हमने लिख दिया है। स्टेप 1 है प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। तो एसीटोन हमने यहाँ लिया है और चूंकि एसिडिक कंडीशन है तो यहाँ पर प्रोटोन अवेलेबल है और प्रोटॉन के ऊपर अटैक करेंगे ये लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन और इस तरह से ये प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगी। फौरन से ये वाली प्रोडक्ट बनेगी तो ये अनस्टेबल है, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं रह सकता है क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो यहाँ पर ये मुंतकिल करेगा अपने इस बॉन्ड को और इस तरह से यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन बन गया है। स्टेप 2 है न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया, डेरिवेटिव ऑन इलेक्ट्रोफिलिक पॉजिटिवली चार्ज
कार्बन एंड डीप्रोटोनेशन ऑफ एडक्ट। तो ना यहाँ पर हमने ले लिया है नाइट्रोजन वाला पार्ट जो कि अमोनिया डेरिवेटिव का ये हम देख रहे हैं पार्ट है, और ये अटैक करता है कार्बोकेटाइन पे, इलेक्ट्रोफिलिक पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के ऊपर। और उसके बाद क्या होता है, इन दोनों के दरमियान में यहाँ बॉन्ड बन गया है और प्रोटॉन निकल गया है इस एडक्ट में से, यानी कि सॉरी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर इसके नतीजे में पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो एक प्रोटॉन को निकलना है जो कि अगले स्टेप में देख रहे हैं। और जब ये प्रोटॉन निकलेगा तो प्रोटोनेशन ऑफ स्टेप 3 में हम देख रहे हैं प्रोटोनेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप फॉलोड बाय द रिमूवल ऑफ वाटर, यानी ये वाला प्रोटॉन और ये वाला हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो आपस में दोनों कंबाइन होंगे और यहाँ पर -H2O हम लिख देंगे, वाटर रिमूव हो जाएगा और इन दोनों के दरमियान में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट जो है हमारे पास बन जाएगी और ये है एसीटोन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। सेकेंड है एसीटोन को रिएक्ट करवाना है हाइड्रोजन साइनाइड से बेसिक मीडियम के अंदर। मैकेनिज्म हमने यहाँ लिख दिया है, द रिएक्शन इज बेस कैटलाइज द बेस हाइड्रोक्सिल आयन, चले यहाँ पर हमें नेगेटिव लिखना चाहिए, लिख देते हैं, जनरेट्स साइनाइड आयंस विच एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो सबसे पहले OH यहाँ पर हम एज अ बेस यूज़ कर रहे हैं, ये इसके ऊपर जाके अटैक करती है और यहाँ पर साइनाइड जो है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे सेपरेट हो जाता है और फिर ये न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करता है कार्बोनाइल कार्बन पे जो कि पॉजिटिवली चार्ज, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज है यहाँ पर। तो एसीटोन का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है इस फॉर्म में और ये प्रोडक्ट जो है वो अब रिएक्ट करने जा रही है वाटर के साथ और यहाँ से H को अपने साथ अटैच कर लेती है। तो अगेन OH नेगेटिव जो है वो रिलीज हो जाता है जो कि बेस के तौर पे अगेन इस्तेमाल किया जा सकता है। द हाइड्रोक्साइड आयंस लिबरेटेड रिएक्ट्स विद अनडिसोसिएटेड HCN, अगेन HCN के साथ वो रिएक्ट करेगा, thus it produces more cyanide ions which in turn react with more carbonyl compounds और इस तरह से रिएक्शन जारी रहेगा। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट देख रहे हैं, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स यूजिंग इथाइल अल्कोहल एज एन एग्जाम्पल। डिहाइड्रेशन की सबसे पहले टर्म है तो इसको डिफाइन कर लेते हैं या एक्सप्लेन कर लेते हैं। अल्कोहल अपॉन रिएक्शन विद प्रोटिक एसिड टेंड्स टू लूज अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू फॉर्म अल्कीन्स। दीज रिएक्शंस आर नोन एज डिहाइड्रोजनेशन और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, यानी कि अल्कोहल क्या करते हैं, प्रोटिक एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हुए एक वाटर मॉलिक्यूल को लूज करते हैं ताकि अल्कीन बन सके और ये रिएक्शन जाना जाता है डिहाइड्रोजिनेशन अल्कोहल की या फिर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के नाम से। तो स्टेप 1 है, यहाँ देख रहे हैं अल्कोहल है, इसका ये लोन पेयर वाला पार्ट जो है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन इस H+ के ऊपर जाके अटैक करेगा, जबकि बाकी वाला पार्ट हम देख रहे हैं एज इट इज मौजूद है CH3CH2 और CH3CH2 एज इट इज लिखा हुआ है, जबकि OH और H यहाँ पर चूंकि अब 3 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, नतीजे में कार्बोकेटाइन बन जाएगा और कार्बोकेटाइन का ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन जो है वो वाटर अगेन अपनी तरफ खींच लेगा और हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा और यहाँ अल्कीन बन गया है। सेकेंड हम देख रहे हैं ईथर फॉर्मेशन हमने बतानी है। तो ईथर फॉर्मेशन क्या होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एन अल्कोहल में लूज वाटर टू फॉर्म एन ईथर। प्रेजेंस ऑफ एसिड मतलब एसिड मौजूद होगा तो 2 मॉलिक्यूल अल्कोहल के क्या करेंगे, वाटर को लूज करेंगे, जैसे एक तरफ से OH हम दिखा रहे हैं और एक तरफ से H दिखा रहे हैं कि ये दोनों इकट्ठे होकर यहाँ पर पानी बनाते हुए बाहर निकल जाएंगे और ये बन गया है डाई इथाइल ईथर CH3CH2O CH2CH3। इसी क्वेश्चन का सी पार्ट है, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग व्हेन रिएक्टेड विद K2Cr2O7 प्लस H2SO4, ये 3 मार्क्स का है। तो सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को, ये जो दिखाया गया है, इसको हमने रिएक्ट करवाया है K2Cr2O7 के साथ। हर एक ये जो जगह हैं ये शो कर रही हैं कि कार्बन यहाँ पर मौजूद है, ये भी अल्कोहल की फॉर्म है, ये भी अल्कोहल है और ये भी अल्कोहल है। तो जब इससे ये वाला रिएक्ट करेगा तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, ये डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला बिल्कुल इससे रिएक्ट नहीं करेगा, ये
रिएक्टेड फॉर्म में एज इट इज रहेगा, जबकि ये वाला OH भी जो है कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड O में, और यहाँ पर OH भी इसके साथ अटैच होगा, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में तब्दील हो गया है। द प्रोडक्ट ऑफ द अबव कंपाउंड इज फाउंड टू बी, ये वाला स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जो कि चैप्टर्स 15 से 20 तक के सवालात पर मुश्तमिल है। तो इसका ए पार्ट है, डिस्क्राइब द रूल टू डिटरमिन इफ अ ग्रुप प्रेजेंट इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इज ऑर्थो, पैरा, डायरेक्टर और मेटा डायरेक्टर। एलेबोरेट योर आंसर विद एग्जांपल्स। मिसालें दे के वजाहत करनी है और रूल बताना है। जब मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो बेंजीन तो अगला ग्रुप जो वो ग्रुप जो मौजूद है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा या मेटा डायरेक्टर होगा, और ये 6 नंबर का सवाल है। तो रूल फॉर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर और मेटा डायरेक्टर के बारे में यहाँ पर हमने लिखा है, इन एन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एग्जिस्टिंग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स ऑन द एरोमेटिक रिंग इन्फ्लुएंस द ओवरऑल रिएक्शन रेट or have a directing effect on a positional isomer of the products that are formed. तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो होते हैं मोस्टली वो पहले से मौजूद सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की वजह से बहुत मुतासर होते हैं, जो कि पूरे के पूरे रिंग को मुतासर करता है, और पूरा जो रिएक्शन का रेट हो रहा होता है, जिस रेट में वो रिएक्शन हो रहा होता है उसको चेंज भी कर सकता है, और इसके अलावा उसका एक डायरेक्टिंग इफेक्ट भी होता है, यानी कि बेंजीन की मुख्तलिफ पोजीशन के ऊपर ले जाकर नेक्स्ट आने वाले ग्रुप को वो अटैच कर सकता है और पोजिशनल आइसोमर बना देता है। द ग्रुप प्रेजेंट इन द मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग हैज द डायरेक्टिव इफेक्ट एंड दस डिटरमिन्स द पोजीशन और ओरिएंटेशन फॉर द न्यू इनकमिंग ग्रुप्स। तो जो भी ग्रुप प्रेजेंट होता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के ऊपर, उसका बहुत ज़्यादा डायरेक्टिव इफेक्ट होता है, या वो पोजीशन या लोकेशन या ओरिएंटेशन या जगह बताता है नए आने वाले ग्रुप को। इसकी वजह से देयरफॉर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, एक है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, और सेकंड जो है वो है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। The first one है ortho para directors. These groups release electrons to the benzene ring, thereby facilitating the availability of the electrons to the electrophiles at ortho and para positions. This results in increased chemical reactivity of benzene ring toward electrophiles. The benzene ring can offer more than one positions ortho and para to the new incoming groups. These groups are called ortho and para directing groups. तो ख़ास किस्म के ग्रुप्स होते हैं जो कि अपने अंदर से निकालते हैं इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन रिंग की तरफ भेजते हैं और फैसिलिटेट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी को इलेक्ट्रोफाइल्स की तरफ, जो कि ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर मौजूद होते हैं या आ सकते हैं। दिस रिजल्ट्स यानी कि ये बढ़ा देता है केमिकल रिएक्टिविटी बेंजीन रिंग की किसकी तरफ, इलेक्ट्रोफाइल्स की तरफ, और बेंजीन रिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकमिंग ग्रुप्स को मौजूद करते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशंस के ऊपर, और इन ग्रुप्स को क्या कहा जाता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो जैसे कि मिसाल में हम देख रहे हैं मिथाइल है और नए आने वाले यानी कि नाइट्रो को अटैच कर रहा है कहाँ पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे। तो हमने यहाँ इक्वेशन लिख दी है, और 60 to 70 डिग्री सेल्सियस जब हमने टेम्परेचर दिया है तो ये दो प्रोडक्ट्स बन रही हैं। जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देते हैं तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोट्रोलिन बन जाता है, यानी कि दोनों ऑर्थो पोजीशंस भी ऑक्यूपाई हो जाती हैं और पैरा पोजीशन भी ऑक्यूपाई हो जाती है नाइट्रो से। और इसकी एग्जांपल्स के तौर पे हमने लिख दी हैं, एग्जांपल्स ऑफ द ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर NCH3 होल ट्वाइस, NH2, हाइड्रोक्सिल, OCH3, Cl, Br and I. उसके बाद है मेटा डायरेक्टर्स. These groups withdraw the electrons of the benzene ring toward themselves, thereby reducing their availability to the electrophiles. This results in a decreased chemical reactivity of the benzene. Moreover, due to the electron withdrawing effect of such substituents, the ortho and para positions are rendered more electron deficient than the meta positions. Thus, the incoming electrophile will prefer to attack on meta positions rather than ortho and para positions. These groups are called meta directing groups.
तो ख़ास किस्म के ग्रुप्स क्या करते हैं, खींच लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन रिंग में से अपनी तरफ और कम कर देते हैं उनकी मौजूदगी इलेक्ट्रोफाइल्स की तरफ। इस तरह से क्या होता है, उनकी केमिकल रिएक्टिविटी कम हो जाती है, यानी कि बेंजीन की केमिकल रिएक्टिविटी कम हो जाती है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट यानी कि अपनी तरफ खींच लेने का जो असर है वो इन सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या करता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी को कम करता है। इस वजह से मेटा पोजीशंस ज़्यादा अवेलेबल होती हैं इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के लिए और वो प्रेफर करते हैं कि मेटा पोजीशंस पे अटैच हो जाएं। इन तरह के ग्रुप्स को मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ हमने इक्वेशन में मिसाल में दिखा दिया है, नाइट्रो ग्रुप है और ये क्या कर रहा है, फर्दर नाइट्रेशन को यानी कि नाइट्रो ग्रुप के मौजूदगी को कहाँ पर शो कर रहा है, मेटा पोजीशंस पे। और एग्जांपल्स और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स की कौन सी हैं, N+R3, C ट्रिपल बॉन्ड N, COOH, CHO, COR। इसी का भी पार्ट है बेरिलियम डिफर्स फ्रॉम अदर मेंबर्स ऑफ इट्स ग्रुप, गिव एनी 7 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस। तो 7 नंबर का ये सवाल है और बेरिलियम किस तरह से अपने ग्रुप मेंबर से डिफरेंट है ये बताना है। तो इसको हेडिंग देंगे पेक्यूलर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम इज द लाइटेस्ट मेंबर ऑफ द सीरीज एंड डिफर्स फ्रॉम द अदर ग्रुप 2A एलिमेंट्स इन मैनी वेज। द मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस आर, बेरिलियम जो है वो सबसे हल्का है अपने बाकी मेंबर्स से जो सीरीज़ में मौजूद हैं, 2A एलिमेंट के सीरीज़ के अंदर जो मौजूद हैं, और बहुत सारे मुख्तलिफ तरीक़ों से ये चेंज है या ख़ास किस्म की जो है वो खासियत रखता है। तो कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस यहाँ गिवन है। नंबर 1 है बेरिलियम इज डिफरेंट ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, एटॉमिक साइज एंड कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। बेरिलियम का साइज जो है वो बहुत छोटा है और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है बाकी सबसे, तो ये मुख्तलिफ हुआ बाकी तमाम सीरीज के एलिमेंट से। Number 2, beryllium metal is almost as hard as iron and hard enough to scratch glass. The other alkaline earth metals are much softer than the beryllium but still harder than the alkali metals. बेरिलियम बहुत सख्त मेटल है, जिस तरह के मिसाल दी जा सकती है इसकी लोहे के साथ, और इतना हार्ड है, इतना सख्त है कि ये ग्लास को यानी कि शीशे के ऊपर भी खराशें दे सकता है। इसके अलावा बाकी अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो नर्म है बेरिलियम के मुकाबले में, लेकिन फिर भी अल्कली मेटल से वो हार्डर हैं। Third है the melting and the boiling points of beryllium are higher than other alkaline earth metals. Alkaline earth metals से beryllium का boiling और melting point सबसे ज़्यादा है। Fourth है as reducing agents the group 2A metals are all powerful enough to reduce water at least in principle. However, with water beryllium forms insoluble oxide coating that protects it from further attack. बाकी तमाम 2A मेटल्स जो हैं वो पावरफुल अपना जो है वो रिडक्शन शो करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं वाटर को, लेकिन बेरिलियम जो है वो पानी से कीमियाई तामुल नहीं करता और इनसॉल्युबल या ना हल पजीर होने वाले ऑक्साइड को बना देता है। बेरिलियम, फिफ्थ पॉइंट है बेरिलियम beryllium in particular is quite resistant toward complete oxidation even by acids because of its BeO coating. BeO coating जो बना देता है उसकी वजह से एसिड भी इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते। Sixth है beryllium is the only member of its group which reacts with alkalis to give hydrogen. The other members do not react with alkalis. तो यहाँ पर रिएक्शन दिखा दिया है कि अल्कली से रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन देता है, बाकी सब नहीं देते। Seventh है beryllium hydride BeH2 is a covalent polymer. Magnesium hydride is a partially ionic and the hydrides of calcium, strontium and barium are very ionic and hydridic in their properties, यानी कि बाकी तमाम की अगर हम देखें तो आयनिक प्रॉपर्टीज होती हैं जबकि ये कोवलेंट पॉलीमर बनाता है।